दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समावेश भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी उत्तराखंड सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने अभी तक उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल, मध्यकाल के विषय में बात की है और इस दौरान हमने कत्यूर वंश, चंद वंश और पवार वंश के विषय में भी बात की। तो दोस्तों, अब बारी आती है उत्तराखंड के आधुनिक काल के बारे में जानने की, यानी कि आधुनिक समय के विषय में जानने की। जो आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो ये शुरू होता है गोरखाओं के शासन से आधुनिक समय यानी आज के समय तक। हम जब गोरखाओं के शासन के विषय में बात करते हैं तो गोरखाओं का जो शासन था वो उत्तराखंड के इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। उससे बुरा शासन उत्तराखंड के इतिहास में, हजारों वर्ष के इतिहास में कभी नहीं रहा। उत्तराखंड में जितनी प्रताड़ना गोरखाओं द्वारा की गई, उतनी प्रताड़ना किसी के द्वारा नहीं की गई। उस कालखंड को उत्तराखंड के इतिहास में गोरख्याली के नाम से जाना जाता है और ये कालखंड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो ये 25 वर्ष का शासन था और गढ़वाल में ये लगभग 10.5 वर्ष का शासन था। लेकिन इस छोटे से कालखंड में जो उत्पात गोरखाओं के द्वारा उत्तराखंड में मचाया गया, उसका कोई उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलता है। इसीलिए जब उत्तराखंड से गोरखाओं की विदाई होती है, उसके बाद जब अंग्रेज शासन में आते हैं तो 19वीं शताब्दी में हमें विरोध का कोई स्वर सुनाई नहीं देता। उसका कारण, मूल कारण क्या था कि जो पूर्ववर्ती जो सत्ताएं थी जिन्होंने उत्तराखंड में शासन किया, चाहे वो गोरखा थे या पूर्ववर्ती कोई राजशाही थी, उनका शासन इतना ज़्यादा कष्ट भरा और इतना ज़्यादा प्रताड़ना भरा था कि अंग्रेजों का शासन उन शासन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुखप्रद उत्तराखंड के लोगों को लगा। हालांकि ये कोई ज़्यादा सुखप्रद नहीं था, लेकिन अगर हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा सुविधाजनक और ज़्यादा आरामदायक शासन अंग्रेजों का उत्तराखंड के लोगों को लगा। क्योंकि अगर हम उस वक्त की बात करें तो अगर विरोध के स्वर उठते भी तो वो राजशाही के लिए उठते, यानी कि राजशाही प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ राजशाही का एक तरीके से विरोध होता। तो जनता इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी थी राजशाही से कि वो दोबारा से उस शासन को दोबारा अपने आप पर थोपा जाना बेर नहीं कर सकती थी अपने ऊपर। तो इसीलिए हमें 19वीं शताब्दी में कोई भी विरोध का स्वर ज़्यादा उत्तराखंड में नहीं दिखाई देता। लेकिन जब 20वीं शताब्दी शुरू होती है तब भारत में एक नई भावना का संचार होता है, जो कि थी लोकतंत्र की भावना। और उस लोकतंत्र की भावना और उस लोकतंत्र की गंगा में नहाने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र था, उसमें खुद के द्वारा खुद पे शासन की बात थी। तो जाहिर सी बात है कि वो अब अत्याचारों को नहीं झेलना चाहते थे। अब वो, अगर बात होती है स्वयं के द्वारा स्वयं पे शासन की, तो उस समय जनता एक होती है और विभिन्न अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी के सभी स्वतंत्रता सेनानी हमें 20वीं सदी में प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो सदी ऐसी थी जिसमें हमें राजशाही नहीं लोकतंत्र की तरफ जाना था। इसीलिए उत्तराखंड के लोगों ने भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो भी आंदोलन 20वीं सदी में हुए उसमें उत्तराखंड के लोगों का भी उतना ही बराबर का योगदान रहा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड के विषय में। तो शुरुआत हम करेंगे गोरखा शासन से, उसके बाद हम जाएंगे अंग्रेजों के शासन की तरफ, उसके बाद भारत के आज़ाद होने के बाद उत्तराखंड के फॉर्मेशन तक हमारा इतिहास चलेगा। इसी बीच हम विभिन्न घटनाओं को भी साथ में समायोजित करेंगे कि क्या क्या घटनाएं इन बीच में घटती हैं। जो मुख्य घटनाएं हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास को। गोरखाओं का कुमाऊं पर शासन 1790 ईस्वी में शुरू हुआ। कुमाऊं के एक मंत्री हर्षदेव जोशी के कहने पर जनवरी 1790 ईस्वी में बहादुर शाह हस्तिदल चौतरिया के नेतृत्व में सेनापति अमर सिंह थापा और शूरवीर थापा व काजी जगजीत पांडे के साथ इनके द्वारा कुमाऊं पर कूच किया गया।
इस समय कुमाऊं में अव्यवस्था और अशांति का माहौल था। राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय थी। सामाजिक व्यवस्थाकारों ने ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी थी कि एक एक वर्ण 100-100 उपजातियों में विभाजित हो गया था। तो दूसरी तरफ इसी का फायदा उठाते हुए गोरखा सेना ने काली नदी को पार कर सेना को 2 भागों में विभाजित किया। जनवरी की कड़ाके की ठंड में एक दल झूला घाट से सौर पिथौरागढ़ होता हुआ गंगोली घाट व सेरा घाट की ओर बढ़ा और दूसरे दल ने सीधे अल्मोड़ा पर आक्रमण किया। इससे कुमाऊं में हाहाकार मच गया। लोग घर द्वार छोड़कर इधर उधर भागने लगे। इस समय कुमाऊं का राजा महेंद्र चंद था। महेंद्र चंद ने सेना को एकत्रित कर बहादुरी से सामना किया और पहली ही लड़ाई में अमर सिंह थापा की फौज को परास्त कर दिया। दूसरी तरफ महेंद्र चंद का सेनापति लाल सिंह भी एक सेना की टुकड़ी के साथ काली कुमाऊं की ओर बढ़ा। वहां इनकी गोरखा सैनिकों से भयंकर लड़ाई हुई, किंतु गैतोड़ा गांव के समीप कटोलगढ़ में लाल सिंह की पराजय हुई और गोरखाओं ने उसके 200 सैनिकों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। लाल सिंह भय से मैदान छोड़कर भाग गया। लाल सिंह की सेना का कत्लेआम सुनकर महेंद्र चंद भयभीत हो उठा और अंत में 1790 ईस्वी में हवालबाग में हुए एक साधारण से युद्ध में चंद राजा महेंद्र चंद परास्त हुआ और मारा गया। इस प्रकार 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 1790 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक शासन किया। गोरखाओं का कुमाऊं में 25 वर्ष का शासन रहा। गढ़वाल में गोरखा शासन। सन 1790 ईस्वी में जब गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया तो गोरखा सैनिकों का ध्यान अब गढ़वाल की तरफ गया। उस समय गढ़वाल पर परमार वंश के राजा प्रद्युम्न शाह राजगद्दी पर विराजमान थे। 1791 ईस्वी में हर्षदेव जोशी की सहायता से गोरखाओं ने गढ़वाल पर हमला कर दिया और लंगूरगढ़ में दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। प्रद्युम्न शाह और उसकी सेना ने बहादुरी का परिचय दिया। फलस्वरूप गोरखाओं को पराजित होकर संधि करने पर विवश होना पड़ा। 1792 ईस्वी में लंगूरगढ़ की संधि हुई। संधि के तहत गोरखाओं से गढ़वाल पर कभी न आक्रमण करने का वचन मांगा गया। साथ ही 25,000 रुपये का वार्षिक कर भी लगाया गया। इसी समय 1791-92 में चीन के द्वारा तिब्बत पर भी आक्रमण किया गया था और माना जाता है कि इसी कारण गोरखाओं ने इस संधि को भी स्वीकार किया था और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। किंतु 1803 ईस्वी में गढ़वाल पर भयंकर भूकंप आया और भूकंप से ग्रसित गढ़वाल अत्यंत कमजोर हो गया। सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, जिसका फायदा गोरखाओं को मिला और एक बार पुनः 1803 ईस्वी में उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गढ़वाल की प्रजा ने राजा का पूरा सहयोग किया और प्रद्युम्न शाह ने सैनिकों को एकत्रित कर बाराहाट उत्तरकाशी के मैदान में द्वितीय गोरखा युद्ध लड़ा। प्रद्युम्न शाह के नेतृत्व में सेना ने बहादुरी के साथ सामना किया और उन्हें रोकने में सफलता प्राप्त की, लेकिन गोरखा जानते थे कि गढ़वाल आंतरिक रूप से कमजोर हो चुका है, जिस कारण वे लगातार आक्रमण करते जा रहे थे। गोरखा व गढ़वाल के बीच तीसरा युद्ध चमुआ चंबा में हुआ और यहीं से गोरखा आगे बढ़ते गए। गोरखा और गढ़वाल में अंतिम युद्ध 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा देहरादून नामक मैदान पे हुआ, जहां प्रद्युम्न शाह युद्ध करते हुए मारे गए। इस तरह इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं में गोरखाओं का शासन स्थापित हो गया। गोरखा नरेश नेपाल पर शासन करता था तथा कुमाऊं और गढ़वाल जैसे प्रांतों में गवर्नर शासन करते थे, जो कि सैनिक शासक होते थे, जिन्हें सुब्बा या सूबेदार कहा जाता था। कुमाऊं में गोरखा सूबेदार जोगमल्ल शाह, काजी नरशाही, अजब सिंह थापा, रुद्रवीर सिंह, धौकल सिंह, गौरेश्वर, ऋतुराज, चौतरिया बमशाह। इसके अलावा गढ़वाल में अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, हस्तीदल चौतरिया, भैरव थापा, काजी बहादुर भंडारी, अमर सिंह थापा फिर से वहाँ के गवर्नर या सूबेदार रहे। गोरखों ने प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए नए सिरे से गोरखा नीतियों को सख्ती से लागू किया। हालांकि थोड़ी बहुत चंदों के समय की शासन व्यवस्था को भी शामिल किया गया।
जिसमें चंदों द्वारा सृजित किए गए कुछ पदों को यथावत रखा गया। गोरखों ने दास्ता, कर प्रणाली और बेगार प्रथा जैसी शोषण और उत्पीड़न की नई शैलियां प्रारंभ की। गोरखों की न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें, गोरखा शासन में न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था। विचारी वादी प्रतिवादियों को अदालत में बुलाते थे और एक पंचायत के माध्यम से एक निश्चित शुल्क लेकर मुकदमे की सुनवाई करते थे। अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभा कहा जाता था। महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा प्रांतीय सुब्बा फौजी अफसरों की मदद से करता था। न्याय के दौरान यदि चश्मदीद गवाह नहीं मिलते थे या फिर सरहदी झगड़ों में गवाह सच सच नहीं बता पाते थे तो वहाँ दिव्य न्याय व्यवस्था का प्रयोग किया जाता था। गोरखा प्रशासन में 3 तरह की दिव्य न्याय व्यवस्था प्रचलित थी। गोलादीप, इसमें एक हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था। कड़ाई द्वीप, इसमें कड़ाई में उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था। यदि हाथ जल गया तो दोषी, यदि नहीं जला तो निर्दोष। तराजू का द्वीप, इसमें दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तोला जाता था। तोलने का समय शाम के लिए तय किया जाता था। जिन पत्थरों से दोषी व्यक्ति को तोला जाता था उन पत्थरों को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया जाता था। अगले दिन प्रातः उन्हीं से पुनः दोषी को तोला जाता था। यदि दूसरे दिन वह भारी हुआ तो निर्दोष घोषित होता था और यदि हल्का होता तो दोषी ठहराया जाता था। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो गोरखाओं का राज्य सैनिक शासन पर आधारित था। गोरखा कार्यरत सैनिकों को जागरिया कहा जाता था। जो सैनिक 2 वर्ष के लिए सेवा के लिए आते थे उनको ढाकरिया कहा जाता था। गोरखों की आर्थिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भूमि बंदोबस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राजा की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता है। भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए गोरखों ने कुमाऊं में पहला बंदोबस्त किया जो कि 1791-92 ईस्वी में हुआ। इसमें 20 नाली जमीन पर 1 रुपया टैक्स लगाया जाता था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कर गोरखाओं द्वारा जनता से लिए जाते थे, जिसमें कुसही कर, टीका भेंट कर, तिमारी कर, टांड कर, घी कर, मांगा कर और मिझारी कर प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त गोबर, पुछिया, दौनिया आदि भी गोरखाकालीन कर हैं। इसके अतिरिक्त रहता कर, सलामी, दस्तूर आदि भी गोरखाकालीन कर थे। गोरखों ने चंद राजाओं द्वारा लगाए गए 36 रकम और 32 कलम वाले करों को समाप्त भी किया था। सन 1815 में गोरखाओं का अत्याचारी शासन उत्तराखंड से समाप्त होता है और अंग्रेजों का शासन उत्तराखंड में शुरू होता है। इस विषय में हम अपने अगले भाग में बात करेंगे। दोस्तों, ये था उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास और उसका पार्ट 1। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जानने वालों तक पहुँचाएँ जो कि उत्तराखंड के विषय में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि हम और नए वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें और आप लोगों के लिए कुछ नए विषयों पर वीडियो लाते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा चाहते हैं। नमस्कार।